गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। और इसमें मैं जो जो आपको जानना है सिर्फ मैं वो चीज़ आपको आज बताऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आपने पहले पढ़ रखा है, ये देखो यहाँ पे कजीरंगा नेशनल पार्क। कजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में है। आप याद रखना, असम में कजीरंगा नेशनल पार्क है। ठीक है, उसके बाद आता है लोकचाउ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आपका मणिपुर में है। कहाँ पे है? मणिपुर में। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व, ये रहा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये कहाँ पे है? निकोबार में। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है ना, वहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब आ जाओ डिफोरेस्टेशन एंड इट्स कोजेज। डिफोरेस्टेशन एंड इट्स कोजेज, तो क्या होगा? डिफोरेस्टेशन क्या होता है? डिफोरेस्टेशन मीन क्या होता है? देखो ये रहा। डिफोरेस्टेशन मीन क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग डेड लैंड फॉर अदर पर्पसेज। ठीक है, तो ये आपको डिफोरेस्टेशन की डेफिनेशन याद रखनी है। ठीक है, डिफोरेस्टेशन की डेफिनेशन क्या है? क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पसेज। ठीक है, ट्री इन दी फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पसेज मेंशन्ड बिलो। ठीक है, किसके लिए काटे जाते हैं? बिल्डिंग बनाने के लिए, हाउस बनाने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए। ठीक है, फर्नीचर बनाने के लिए वुड को काटा जाता है, फ्यूल के लिए वुड को काटा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यहाँ पे याद रखो। सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट फायर मतलब जंगलों में आग लग जाती है। अब रिसेंटली अमेजोन के जंगलों में आग लगी थी। अमेजोन कहाँ पे है? ब्राज़ील में। याद रखना, अमेजोन कहाँ पे है? ब्राज़ील में। एंड सेवर ड्रोट्स मतलब सूखा। सूखा ज़्यादातर कहाँ पे आता है? हमारे इंडिया में महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सूखा पड़ता है। ठीक है, वहाँ पे बस एक पर्टिकुलर मंथ्स में ही वर्षा होती है। ठीक है, अब आ जाओ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन के क्या कारण वो रिजल्ट्स होते हैं? डिफोरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर। टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। भाई पेड़ काट दोगे तो ऑक्सीजन वगैरह ये कहाँ से मिलेगी आपको? एंड पोल्यूशन लेवल ऑन दी अर्थ। पोल्यूशन लेवल बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाता है। देखो ये कहाँ पे है, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाला हिस्सा पढ़ना है सिर्फ आपको। डिफोरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ग्राउंड वाटर लेवल आल्सो गेट लोवर्ड। ठीक है, इफ कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यूस, रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ सोयल विल डिक्रीज। ये रहा, क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। देयर विल बी इंक्रीज चांस ऑफ नेचुरल कालमिटीज़, जैसे फ्लड्स वगैरह, ड्रोट्स वगैरह आ जाते हैं। ये चीज़ें आपको पढ़नी है। जो जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ आपको वो चीज़ पढ़नी है और वही याद रखनी है। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस आ गया इसमें। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पता ही होगा क्या होता है। प्लांट अपना खाना बनाते हैं। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड्स बाय यूजिंग, किस किस का यूज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं और सनलाइट का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो प्रोडक्ट निकलता है फोटोसिंथेसिस में वो क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ठीक है, और वो ऑक्सीजन को हम लेते हैं जिंदा रहने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है। अब आगे आ जाइए, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। नेक्स्ट पेज पर अब आपको पढ़ना है ड्रोट क्या होता है। ड्रोट, ठीक है, ये लिखा हुआ ड्रोट आपको दिख भी रहा होगा। ड्रोट क्या होता है? अब ये ड्रोट होता कैसे है ये भी जानना पड़ेगा हमें कि ड्रोट्स होता कैसे है। तो आपको ये चीज़ें अभी मैं आपको सारी चीज़ बताता हूँ। ड्रोट होता क्या है? सूखा पड़ जाता है। अब सूखा कैसे पड़ेगा? तो सूखा कैसे पड़ेगा? देखो ये रहा, एटमॉस्फेयर में जब लेस कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगी एटमॉस्फेयर में, दिस विज लेड टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ, द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब द वाटर साइकिल एंड में रिड्यूस रेनफॉल। रेनफॉल कम हो जाएगी और रेनफॉल कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? सूखा पड़ जाएगा। दिस कुड कॉज ड्रॉट। ठीक है, ये चीज़ें आप पढ़ के आए हो इसलिए अब ड्रोट की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ड्रोट कैसे होता है, इस तरह से ड्रोट होता है। अब आपको ये पढ़ना है, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें करनी। ठीक है, अब कुछ और चीज़ें पर जैसे डिसर्टिफिकेशन पढ़ लेते हैं। अब डिसर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन जिसे हम कहते हैं, डेजर्टिफिकेशन वो हम पढ़ लेते हैं। अब डेजर्टिफिकेशन क्या होता है?
अब आप मुझे बताओ सोयल इरोजन क्या होता है। ये सोयल इरोजन आया है वर्ड, सोयल इरोजन। सोयल इरोजन, सोयल इरोजन क्या होता है? रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सोयल, जो कि एक्सपोज हो रही है किस पे, एयर में, तो वो रिमूव हो जाती है और वही क्या होती है, उसके अंदर ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो सोयल इरोजन बहुत ही दुखदाई है फार्मर्स के लिए। ठीक है, उपजाऊ जमीन बैरन बन जाती है, बैरन लैंड बन जाती है। बैरन लैंड का मतलब अनउपजाऊ बन जाती है। ठीक है, तो हमें सॉइल इरोजन होने से रोकना होता है। ठीक है, अब क्या है कि मैं आपको बताता हूँ क्या क्या देखा है। फ्यूवर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन। भाई हमें पेड़ लगाने चाहिए सॉइल इरोजन के लिए, नहीं तो सॉइल इरोजन होगा। द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर, दिस सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस एंड इज लेस फर्टाइल। ऊपर वाली जो सॉइल होती है वो ही, उसके अंदर ही मोर ह्यूमस होता है। ठीक है, और मुझे वही मोर फर्टाइल होती है। उसके बाद लोअर वाली जो सॉइल होती है उसमें लेस ह्यूमस होता है। ह्यूमस मतलब खाद। ठीक है, और वो लेस फर्टाइल होती है। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड कन्वर्ट इनटू डेजर्ट, और उस डेजर्ट को क्या, उसको ही क्या कहते हैं हम, डेजर्टिफिकेशन। इट इज़ कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। आपको याद रखना है डेजर्टिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, डिफोरेस्टेशन पता ही है आपको, पेड़ों को काटना और उसको किसी वो पेड़ों को काटना और लैंड को क्लियर करना किसी और पर्पज़ के लिए, उसे कहते हैं डिफोरेस्टेशन। ठीक है, डिफोरेस्टेशन से हमें बहुत सारे नुकसान होते हैं, कोजेज होते हैं, ऐसे डेजर्टिफिकेशन से हमें नुकसान होंगे। ठीक है, डिफोरेस्टेशन आल्सो लेड टू डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल, सोइल एक जैसे कैमल 7 दिन तक पानी बिना पानी पिए रह सकता है, ऐसे ही सोयल क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है किसको, मॉइस्चर को, और वो भी 2-3 दिन तक मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके रहती है। यदि वो होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सोयल सरफेस इनटू द ग्राउंड इज रिड्यूस्ड, सो देर आर फ्लड्स। द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सोयल लाइक न्यूट्रिएंट्स कंटेंट, टेक्सचर एक्सेट्रा आल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो ये चीज़ आपको पूरी पढ़नी है अच्छी तरह से। ठीक है, तो मैंने आपको ये समझा दिया है क्या होता है। ठीक है, अब आ जाओ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्या होता है कि हमें फॉरेस्ट बनाने हैं किसके लिए, जानवरों के लिए, और वाइल्ड लाइफ बनाने हैं। अब आपको डेफिनेशन याद रखनी है किस किस की। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बायोस्फीयर क्या होता है। बायोस्फीयर क्या होगा, सेंचुरी क्या होगा, और नेशनल पार्क क्या होगा। सबसे पहले आप इस चीज़ को पढ़ेंगे, बायोस्फीयर क्या होगा, सेंचुरी क्या होगा, और नेशनल पार्क होगा। ये तीनों के तीनों जो होते हैं, देखो ये रहा सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व, तीनों के तीनों क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा कहते हैं प्लांट को और फोना कहते हैं एनिमल्स को। फ्लोरा कहते हैं प्लांट्स को और फोना कहते हैं एनिमल्स को। ठीक है, याद रखोगे। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सेंचुरी क्या होता है, एरिया वेयर एनिमल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेंट। ठीक है, नेशनल पार्क क्या होगा, एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेशनल पार्क में क्या है कि वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज का ईजिली यूज़ कर सकते हैं, कौन, एनिमल्स वगैरह। ठीक है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होगा, लार्ज एरियाज, लार्ज एरिया होगा ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट, एनिमल रिसोर्स एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल लिविंग इन द एरियाज। मतलब बायोस्फीयर रिजर्व में सब कुछ आ जाएगा, मतलब वो ट्राइबल्स भी आ जाएंगे जो होते हैं ना जंगलों में रहते हैं, वो भी हो जाएंगे। उनकी कल्चर वगैरह वो अपना मेंटेन कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। प्लांट्स और एनिमल की प्रोटेक्शन हो सकती है। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या हो गया, बहुत लार्ज एरिया में हो गया। नेशनल पार्क थोड़े कम एरिया में हो गया, और वो क्या हो गया, नेचुरल रिसोर्स का यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे क्या, वहाँ पे ट्राइबल एरियाज वगैरह नहीं होंगे। और सेंचुरी क्या हो गया कि ऐसा एनिमल्स के लिए एरिया जो किसी भी डिस्टरबेंस से और उनके हैबिटेट्स के बचा के उनको रखेगा। ठीक है, सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे करके हम हर चीज़ पढ़ रहे हैं, तो यही चीज़ हमें याद रखनी है। बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है,
बायोस्फीयर रिजर्व, तो हमारे पास कई सारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं। एक पंचमणि बायोस्फीयर रिजर्व है, पंचमणि बायोस्फीयर रिजर्व, मैं आपको दिखा देता हूँ पंचमणि बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है। ये रहा आपका पंचमणि बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमणि बायोस्फीयर रिजर्व। अब ये पंचमणि बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, याद रखना कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं? अभी आपने बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ लिया, उसकी डेफिनेशन लिख ली, याद भी कर ली होगी। ये आपको याद करनी है, आपको समझना है और याद रखना है। ठीक है, ज़्यादा चीज़ें नहीं याद रखनी, बस इतना याद रखना है कि बायोस्फीयर रिजर्व आर द एरियाज मीन्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। किसके लिए? बायोडाइवर्सिटी के लिए, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बस इतना याद रखना, ज़्यादा याद नहीं रखना। बायोडाइवर्सिटी मतलब, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है विभिन्न प्रकार की चीज़ें, एनिमल्स, प्लांट्स, बहुत सारे तरह तरह के प्लांट्स, एनिमल्स, ट्राइबल एरियाज़ में रहने वाले लोग, उनका कल्चर। ठीक है, तो ये बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें मैं आपको एक पंचमणि बायोस्फीयर रिजर्व आ गया, ये रहा पंचमणि बायोस्फीयर रिजर्व। सतपुरा, सतपुरा भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सतपुरा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, सतपुरा भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, ये बात याद रखना। ठीक है, और पंचमणि का तो इन्होंने डायग्राम भी दे रखा है, ये पंचमणि बायोस्फीयर रिजर्व पूरा दिखा रखा है आपको। ठीक है, कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा किसको कहते हैं? प्लांट को। और फोना किसे कहेंगे? एनिमल को, एनिमल्स को। तो ये आप याद रखना। ठीक है, अब आगे हम इसमें क्या समझते हैं, इसमें बस ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। दी प्लांट एंड एनिमल्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया। फ्लोरा की डेफिनेशन और फोना की डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं आपको। क्या है? दी प्लांट, ये वाली, दी प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड फ्लोरा एंड फोना ऑफ दैट एरिया। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंडमिक स्पीसीज, बस इतना ही याद रखना कि हाँ जी हमें पता है कि ये एंडमिक स्पीसीज क्या होते हैं। एंडमिक स्पीसीज की डेफिनेशन यदि आपको देनी हो तो ये यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ तक। एंडमिक स्पीसीज क्या होता है? एंडमिक स्पीसीज आर दो स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ए पर्टिकुलर एरिया। सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाएंगे, उन्हें कहते हैं एंडमिक स्पीसीज। क्या कहते हैं? एंडमिक स्पीसीज, जो एक पर्टिकुलर एरियाज में फाउंड हो, आपको मिले, उनको कहते हैं एंडमिक स्पीसीज। ठीक है, तो इतना हो गया आपका, एंडमिक स्पीसीज हो गया, समझ में आ गया कि एक पर्टिकुलर एरियाज में ये मिलते हैं, उन्हें कहते हैं एंडमिक स्पीसीज, चाहे वो प्लांट मिले चाहे वो एनिमल मिले। अब स्पीसीज क्या होते हैं? स्पीसीज, तो ये स्पीसीज की डेफिनेशन देखो। स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस which are capable of interbreeding. This means that the member of a species can reproduce fertile offspring only with the member of their own species and not with the member of other species. Members of a species have common characteristic. ठीक है, कि यार इंटरब्रीडिंग मतलब ये एक ही स्पीसीज में ही इंटरब्रीडिंग करेंगे। ठीक है, और ऑफस्प्रिंग, जो उनका बच्चा होगा वो उसी कल्चर से रिलेटेड होगा, उसके अंदर वही कैरेक्टरिस्टिक आएंगे जो उनके अंदर हैं। ठीक है, इतनी बात आप याद रखो। तो स्पीसीज भी आपका हो गया। अब आ जाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आप सेंचुरी तो समझ गए, वाइल्ड लाइफ का मतलब भी आप समझ गए होगे। क्या है? एक रिजर्व फॉरेस्ट है जो प्रोटेक्शन देता है और सुटेबल लिविंग कंडीशन देता है, किसको? एनिमल्स को। तो उसे कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सेंचुरी आर प्लेस वेयर किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। देखो ये सेंचुरीज आर द प्लेस वेयर किलिंग एंड कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। मतलब आप प्रोचिंग नहीं कर सकते। प्रोच मतलब होता है शिकार करने जाते हैं, तो आप शिकार नहीं कर सकते उस एरिया में, आप किसी को मार नहीं सकते, किसी जानवर को, ये अलाउड नहीं है, क्योंकि वो उनको प्रोटेक्शन के लिए है ना वो एरिया, इसलिए। तो ये चीज़ आप याद रखना, बस ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी है, बस ये जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वो चीज़ें आप याद रखना।
अब आ जाओ नेशनल पार्क पे, आपको पढ़ना भी इसी हिसाब से है, नेशनल पार्क पे। अब ये नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क अभी आपको बताया था मैंने, सतपुरा नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। और ये चीज़ याद रखना, देखो ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सतपुरा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। टीक मान, टीक पेड़ होते हैं बहुत लंबे लंबे, वो कहाँ मिलते हैं? सतपुरा नेशनल पार्क में, ठीक है। बस आप इतना याद रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और ये चीज़ें ज़रूर पढ़ा पढ़ा कीजिए आप, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं ये वाली चीज़ें, ठीक है। अब प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर कब चला था? 1972 में। क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर कब चला था इसमें नहीं लिखा हुआ, तो मैंने आपको बता दिया 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर चला था। अब आप याद रखना प्रोजेक्ट टाइगर टाइगर कब चला था? 1972 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंडेंजर्ड एनिमल, एंडेंजर मतलब जो जिनका जो एक्सटिंक्शन होने वाला है। जैसे डायनासोर तो एक्सटिंक्ट हो गए, अब उनका तो नाम निशान ही मिट गया। अब जैसे टाइगर्स भी बहुत कम बचे हैं। कितने टाइगर्स बचे हैं? हमारे इंडिया में 4,000 के आसपास टाइगर्स बचे हैं बस। अब ये टाइगर्स यानी कि एक्सटिंक्शन एक्सटिंक्शन पे है टाइगर्स, मतलब खत्म होने की कागार पर है, उसे कहते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स। एनिमल्स हुज, समझो डेफिनेशन, एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमिशिंग टू ए लेवल दैट दे आर माइट टू बी एक्सटेंसिंग आर नोन एज एंडेंजर्ड एनिमल। मतलब वो खत्म होने की कागार पर है, उनकी जो संख्या है वो लगातार कम होती जा रही है, तो उसे कहते हैं हम एंडेंजर्ड एनिमल्स। याद रखोगे डेफिनेशन, बस इतना ही याद रखना, ठीक है। तो जैसे टाइगर हो गया आपका, तो टाइगर के लिए हमने बहुत सारे चलाए हैं अभियान। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर टाइगर में क्या है कि आप टाइगर्स को किल नहीं करोगे, प्रोचिंग शिकार नहीं करोगे आप उसका, और उसको बचाना है कैसे भी करके, टाइगर्स की जो जाति है वो ख़त्म ना हो जाए, एक्सटिंक्ट ना हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमने प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था 1972 में। अब आ जाइए आप, किसको क्या बताऊं आपको, अब इकोसिस्टम, इकोसिस्टम पे आ जाइए। इकोसिस्टम क्या होता है? मैं आपको सिर्फ डेफिनेशंस बता रहा हूँ, यही मेन है, ठीक है। और पढ़ना तो आपको सारा खुद ही होता है। अब आ जाओ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? एन इकोसिस्टम is made of all plants, animals and microorganisms in an area along with non-living component such as climate, soil, river, deltas, etc. यानी कि इकोसिस्टम क्या होता है कि सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल साथ रह रहे हैं किसका? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ। जैसे क्लाइमेट हो गया, सोयल हो गया, रिवर हो गया, डेल्टाज हो गया, उनको सबको मिलाकर क्या बनता है? एक इकोसिस्टम बनता है, ठीक है। याद रखोगे इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम हो गया हमारा कंप्लीट, इतना ही चीज़ें होती है। अब आ जाओ रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या होता है? रेड डाटा बुक क्या होता है कि रेड डाटा बुक पढ़िए, रेड डाटा बुक इज द सोर्स बुक विच कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड एनिमल एंड प्लांट। कौन से एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड मतलब जो खत्म होने की कागार पर है, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है किसमें? रेड डाटा बुक में। प्लांट्स भी ख़त्म हो जाते हैं जी, कि आजकल ये वाला प्लांट्स नहीं मिलता इंडिया में, ठीक है। तो जो जो प्लांट्स खत्म होने की कागार पर होते हैं, जो खत्म हो गए हैं, उनका रिकॉर्ड नहीं होगा, जो कुछ सालों बाद दिखाई नहीं देंगे, ठीक है, तो उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स का रिकॉर्ड रखा जाता है, तो उसे कहते हैं हम रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक है, एक बुक होती है रेड डाटा बुक, उसमें रखा जाता है, ठीक है। इतना बस आप याद रखिए। माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाने को माइग्रेशन कहते हैं, ठीक है। याद रखोगे, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने को माइग्रेशन कहते हैं। और ये होता है कैसे होता है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि साउथ अफ्रीका में जो चीज़ पाई जाती थी ना, आज वो इंडिया में देखी जा रही है। तो क्या हुआ कि साउथ अफ्रीका से या अफ्रीका कंटिनेंट से, खाली अफ्रीका कंटिनेंट से कोई चीज़ कहाँ आ गई? इंडिया आ गई। अब वो चीज़ इंडिया में पाई जाने लग गई, लेकिन ओरिजिन कहाँ पे है उसका? पूरा ओरिजिन कहाँ पे है? ओरिजिन अफ्रीका का है, लेकिन वो इंडिया में भी पाई जाती है। तो क्या हो गया? माइग्रेट हो गया, यानी कि कोई ना कोई बर्ड उड़कर इंडिया आ गई होगी। अब उसने अपना इंडिया में घर बना लिया।
तब वो इंडिया में भी पाई जाती है, तो उसे कहते हैं माइग्रेशन। अब माइग्रेशन हो गया, ठीक है। तो ऐसे माइग्रेशन होता है, आप समझ रहे हो ना। अब रिसाइकलिंग ऑफ पेपर आ जाओ, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। अब रिसाइकलिंग ऑफ पेपर बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? कि भैया पेपर किससे बनता है? पेड़ काटने पड़ते हैं पेपर्स के लिए। तो पेपर्स कैन बी रिसाइकल्ड, पेपर्स कैन बी रिसाइकल्ड, ये रहा, पेपर्स कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज़, ठीक है। इफ ईच स्टूडेंट सेव एट लीस्ट 1 शीट ऑफ ए पेपर इन अ डे, वी कैन सेव मैनी ट्रीज इन अ ईयर, ठीक है ना। आप समझ रहे हो ना किससे बनता है पेपर। तो क्या हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाने चाहिए, उन्हें यूज़, मतलब ट्री का यूज़ होता है तो जिस चीज़ में हमें यूज़ होता है वो यूज़ हमें कम कर देना चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? फील्ड को क्लियर करना। रिफॉरेस्टेशन क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को लगाना, ठीक है। फॉरेस्ट को बसाना, याद रखोगे, फॉरेस्ट को बसाना, ये यहाँ से याद रखो। रिफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ द डेस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्री। नए ट्री लगा के वहाँ पे फॉरेस्ट को बसाओ, ठीक है। द प्लांटेड ट्रीज शुड जनरली बी ऑफ सेम स्पीसीज विच वर फाउंड इन दैट फॉरेस्ट। वही स्पीसीज होने चाहिए जो उस फॉरेस्ट में पहले पाते थे, क्योंकि वही वहाँ पे रह सकते हैं। नहीं तो ज़्यादा सारे पेड़ तो कामयाब नहीं होते ना एक जगह पे। जिसका ओरिजिन जहाँ पे है वो उस कंडीशन को, उस क्लाइमेटिक कंडीशन को बखूबी उसे पसंद आता है, ठीक है। तो इसलिए हमें वही पेड़ लगाने चाहिए जो पहले वहाँ पे थे, ओरिजिन वहाँ पे उनका था, ठीक है। तो ये आपका हो गया रिफॉरेस्टेशन, याद रखना रिफॉरेस्टेशन आपका हो गया। तो आपको ये चीज़ें आपको याद रखनी है और आपको ये करना है, ठीक है। बस जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सिर्फ आपको वही चीज़ें याद रखनी है और कोई चीज़ आपको याद नहीं करनी। बस आप इसको आप पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। अब मैंने आपको एक पूरा करा दिया, जो जो मैंने आपको बताया सिर्फ आपको वो चीज़ें करनी है, और मैं इसके अब आपको PDF फाइल क्वेश्चन आंसर्स की आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आप इसको बस एक बार पढ़िए। थैंक यू।